मित्रों नमस्कार। आज भूकंप के बारे में बताया जाएगा और पृथ्वी पर जो घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग भूकंप। अब ये लिखिए कि ये भूकंप होता क्या है। पहले समझ लीजिए कि जैसे जो पृथ्वी की आंतरिक भाग होता है इसमें ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा जब यांत्रिक तरंगों के रूप में सतह पर आती है और सतह पर कंपन उत्पन्न करती है। कंपन उत्पन्न करेगा तो यहाँ पर विनाश की घटनाएं होंगी और इसी कंपन को ही भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो भूकंप क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित ऊर्जा जब तरंगों के रूप में सतह पर आती है और विनाश करती है तो उसे भूकंप कहते हैं। तो आप लोगों ने भूकंप देख लिया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित ऊर्जा यांत्रिक तरंगों के रूप में जब सतह पर आती है तो यही भूकंप होता है। भूकंप जो होता है वो पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न करता है, यही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। और इसके बाद अगर हम भूकंप का मापन की बात करें कि इसके मापन का पैमाना क्या होता है, इसको किससे मापा जाता है, तो क्या है, सीस्मोग्राफ से। भूकंप का मापन किससे होता है, सीस्मोग्राफ से। और जो इस पे पैमाना प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, भूकंपीय मापन पैमाना कहते हैं। लेकिन इसके मापन के कई पैमाने हुए, इसके मापन के कई पैमाने दिए गए, जिसमें सर्वप्रथम जो था वो रास का पैमाना आया, उसके बाद फेरल का, फिर मर्केली का पैमाना आया। ठीक है, और मर्केली का जो पैमाना होता है इसमें 12 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 12 अंक। जो मर्केली का पैमाना होता है उसमें कितने अंक होते हैं, 12 अंक। जो घटना के बाद जो विनाश होता है, घटना के बाद जो विनाश होता है उस विनाश का मूल्यांकन करते हैं। उस मूल्यांकन के आधार पर उनको जो होता है वो अंक प्रोवाइड कराया जाता है। और उसके बाद 1935 में रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने रिक्टर पैमाना दिया, जिसमें अंक 0 से 9 तक प्रदर्शित किए गए हैं। कुल अंकों की संख्या कितनी है, 10। 0 से 9 तक लेकर कितने अंक हुए, 10 ना, 10 अंक। और इसमें जब छा तक जाता है, 6 तक, तो 6 या 6 से नीचे होता है तो सामान्य भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है, सामान्य भूकंप। जो तीव्रता होती है अगर 6 के इर्द गिर्द है या उससे कम है तो ये सामान्य भूकंप कहलाएगा। लेकिन अगर ये तीव्रता बढ़कर 6 से ऊपर कहलाती है, ऊपर जाती है, तो ये विनाशकारी भूकंप कहलाता है। किस पैमाने के अनुसार, रिक्टर पैमाने के अनुसार। रिक्टर पैमाने में अंक कितने से कितने तक होते हैं, 0 से 9 तक मिला के कुल मिला के 10 अंक होते हैं। और अगर कहीं तीव्रता 9 तक पहुंच गई है तो 9वीं जो तीव्रता होती है वो क्या कहलाएगी, संपूर्ण विनाश। क्योंकि 9 तक जब यदि कहीं भूकंप आ गया और उसको रिक्टर पैमाने पर 9 अंक प्रोवाइड किया गया, चौथा अंक 9 अंक, तो समझ लीजिए वो संपूर्ण विनाश को प्रदर्शित कर रहा है, यानी वहाँ पर संपूर्ण विनाश हो चुका है। और अगर हम भूकंप के अध्ययन की बात करें तो विज्ञान की जिस शाखा में भूकंप का अध्ययन कहलाता है उसे क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफी। क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफी। विज्ञान की जिस शाखा में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सीस्मोग्राफी। अब हम देखते हैं भूकंपीय तरंगे, कि भूकंपीय तरंगे होती क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी, क्या है, ये पृथ्वी का भाग है, और ये जिस स्थान से, ये वाला स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगे निकलती हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, या इसी को फोकस कहते हैं। ठीक है, और जो स्थान इसके सीधा लंबवत होता है, ये वाला स्थान, इसे कहते हैं अधिकेंद्र या एपिसेंटर। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। इसी स्थान पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे पहुंचती हैं और सबसे अधिक विनाश करती हैं। सबसे अधिक तीव्रता की भूकंप इसी पे पहुंचता है। और ये तरंगे जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पी प्रकार की प्राइमरी वेव्स, एस प्रकार की सेकेंडरी वेव, एवं एल प्रकार की, इसे लव वेव भी कहा जाता है। अब हम एक एक तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से तरंगे कहाँ कहाँ हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पी तरंगे। कौन से तरंगे, पी तरंगे। ये जो पी तरंगे प्राइमरी वेव्स होती हैं, इसे हम लघु तरंग या उच्च आवृत्ति वाली, लघु तरंग या उच्च आवृत्ति वाली अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। ये जो तरंगे होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य। तो ये अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंगे होती हैं। इन्हें पुष्प तरंग भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, उस तरंग या धक्का तरंगे भी कहते हैं। और जो प्राइमरी तरंगे होती हैं इनका प्रवाह जो होता है वो तीनों माध्यम में होता है, ठोसों में, द्रव में और गैस में भी। लेकिन ठोस में जो होता है वो उसमें इनकी गति सबसे तेज होती है, लगभग 13.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक गति किसमें पाई जाती है, ठोस में। उसके बाद हम लिखते हैं द्वितीय प्रकार की तरंगे या एस टाइप तरंगे। क्या होती हैं, एस टाइप तरंगे। तो चलिए हेडिंग डालिए अब, एस तरंगे, एस एस वेव्स, ठीक, या द्वितीयक तरंगे, या इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव्स, यही होती हैं। ये लघु अनुदैर्घ्य उच्च आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं। क्या होता है इसमें, लघु तरंग दैर्घ्य, लघु तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सेकेंडरी वेव्स जो द्वितीय तरंगे होती हैं ये लघु तरंग दैर्घ्य या उच्च आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, ये केवल ठोस में चल सकती हैं। इनका प्रवाह जो होता है, प्रवाह केवल ठोस में होता है, ठोस में होता है, ठीक है। जो द्वितीयक भूकंपीय वेग होती हैं उनका प्रवाह केवल जो होता है वो ठोस में होता है। और ये जो होता है ये प्राइमरी की तुलना में ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। ये जो होती हैं ये पी की तुलना में, ये प्राइमरी की पी की तुलना में ज़्यादा क्षतिकारक होती हैं, ज़्यादा क्षतिकारक होती हैं, ठीक है, क्षतिकारक होती है। उसके बाद हम देखते हैं एल तरंग। कौन सी तरंग, एल तरंग। उसके बाद जैसे हम एल तरंग को देखते हैं, यही सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंचती है और सबसे अधिक तीव्रता का भूकंप उत्पन्न करती है और यही सर्वाधिक सबसे ज़्यादा विनाशकारी भी होती है। यह दीर्घ तरंग दैर्घ्य और निम्न आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं। क्या होती हैं, लिख लीजिए इसको भी, एल तरंगे, एल तरंगे, इसे लव वेव्स भी कहा जाता है, लव वेव्स भी कहा जाता है। उसका रीजन ये है कि इसे लव नामक वैज्ञानिक ने खोजा था सबसे पहले, इसलिए भी इसे लव वेव्स कहा जाता है। यह दीर्घ तरंग दैर्घ्य क्या होती है, दीर्घ तरंग दैर्घ्य और निम्न आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं। दीर्घ तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य और निम्न आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं, निम्न आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं, निम्न आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं, ठीक है। और उसके बाद यल जो भूकंप को केंद्र जो होता है सीधे सतह पर आता है, और सीधे सतह पर आने के कारण ही इन्हें सतही तरंग भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सतही तरंग भी कहा जाता है, सतही तरंग भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। सतही तरंग कहने का रीजन क्या है, क्योंकि ये निकलने के बाद, केंद्र से निकलने के बाद सीधे सतह पर पहुंचते हैं जिसे अधिकेंद्र कहा जाता है, और सबसे पहले सीधे सतह पर पहुंचने के कारण ही इन्हें सतही तरंग भी कहा जाता है। और सतह पर सबसे सीधे पहुंचने के कारण इनमें तीव्रता सबसे अधिक होती है और सर्वाधिक विनाश करती हैं। और जो अधिकेंद्र होता है जहाँ पर सबसे पहले पहुँचती है वहाँ पर सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप होता है, और वहाँ से जैसे जैसे दूरियाँ बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता भी कम होती जाती है, ठीक है।
और जो ऐसा होता है कि समान तीव्रता वाले भूकंप के क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को उसे क्या कहते हैं, समभूकंपीय रेखा कहते हैं। समान तीव्रता वाले समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समभूकंपीय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, समभूकंपीय रेखा कहलाती है। ठीक है। जैसे जिस स्थान पर भूकंप आया उसकी तीव्रता जो हुई तो उसी के समान तीव्रता जिस स्थान पर अन्य होता है, उन दोनों स्थानों को जो रेखा मिलाती है उसे क्या कहते हैं, समभूकंपीय रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जिस स्थान पर भूकंप आने वाला होता है वहाँ पर सबसे पहले रेडान गैस निकलती है। रेडान गैस अपने आप निकलने लगती है और इस रेडान गैस के कारण पशुओं के व्यवहार में चेंजिंग आती है। पशुओं के व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिसके माध्यम से समझा जा सकता है कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है। ये बात समझ लेंगे कि जिस स्थान पर भूकंप आने वाला होता है वहाँ पर रेडान गैस पहले से उत्सर्जित होने लगती है और जो वहाँ कि उस स्थान के इर्द गिर्द में पशु होते हैं या उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, जिसके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि यहाँ पर भूकंप की संभावना बन रही है। अब इसके बाद हेडिंग डालिए सुनामी। क्या हेडिंग डालते हैं, सुनामी। सुनामी तो आप लोगों ने भूकंप समझा, तो यही भूकंप जब सागरीय भाग में आता है, जब सागरीय भाग में आता है तो सागरीय जल दिशाहीन होकर ऊंची ऊंची लहरों में परिवर्तित हो जाता है। ऊंची ऊंची लहरों में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे जैसे ये लहरें तटों की तरफ जाती हैं और ऊंची होती जाती हैं। तटों की तरफ जाते जाते और अधिक ऊंची होती जाती हैं और अधिक ऊंची हो जाती हैं और सुनामी का रूप धारण कर लेती हैं। और सुनामी का रूप धारण कर लेती हैं। तब ये जो सुनामी होती है वो तटीय क्षेत्रों पर, जो इसके इर्द गिर्द के क्षेत्र हो गए, अगल बगल के क्षेत्रों पर होते हैं, वहाँ पर अत्यधिक विनाश की घटनाएं करती हैं, अत्यधिक विनाश करते हैं। तो यही होती है सुनामी। बस सुनामी के बारे में इतना है। सुनामी जो होता है ये भूकंप ही होता है और ये सागरीय क्षेत्र वाले भागों में रहता है। और जैसे जैसे ये तटों की तरफ आता जाता है वैसे वैसे इसकी जो ऊंचाई होती है, इसकी लहरों की ऊंचाई होती है वो और ऊंची होती जाती है और जो तटों के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अत्यधिक विनाश की घटनाएं करता है। इसके बाद हम देखते हैं ज्वालामुखी। क्या देखते हैं, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी का कारण ये होता है कि जो पृथ्वी होती है इसके अंदर कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं
जिनका विखंडन पृथ्वी के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। और जब इनका विखंडन पृथ्वी के अंदर होता है तो इसके अंदर जो धातु होती है, धातुएं एवं चट्टान, इसके अंदर जो धातु एवं चट्टान होते हैं वो पिघलते रहते हैं और ये जो पिघल कर एक मैग्मा का रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद ये मैग्मा आंतरिक हलचल होती है उसके अंदर और ये बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो पृथ्वी का जो कमज़ोर स्थान होता है तो वहाँ पर ये चट्टानों को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। यही मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर निकलता है, उद्गार के रूप में निकलता है, तो इसे ज्वालामुखी कहते हैं। मैग्मा का उद्गार के रूप में, मैग्मा का उद्गार के रूप में पृथ्वी से बाहर निकलना ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी आप लोगों ने समझा कि पृथ्वी के अंदर जो रेडियोधर्मी पदार्थ पाए जाते हैं इनमें विखंडन होता रहता है और जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं इनके विखंडन से जो इसके अगल बगल जो धातुएं पाई जाती हैं, जो चट्टान होते हैं, वो चट्टान पिघलते रहते हैं, ये धातुएं पिघलती रहती हैं और मैग्मा का रूप धारण कर लेती हैं। तो ये मैग्मा जहाँ कमज़ोर स्थान होगा उसको तोड़ता हुआ पृथ्वी के बाहर निकलेगा एक उद्गार के रूप में, और यही उद्गार जो होता है ज्वालामुखी कहलाता है। और ये ज्वालामुखी इतना अधिक मात्रा में होती है कि बड़े बड़े पर्वत तक का निर्माण कर देती है। क्या करती है? बड़े बड़े पर्वत तक। और ये जो ज्वालामुखी होती है, ये ज्वालामुखी जो होता है वो पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहलाती है। पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहलाती है। सेफ्टी वाल्व कहलाती है, ठीक है। उद्गार के रूप में जो ज्वालामुखी निकल गई वो तो ठीक है, वो तो पर्वत बना दिया और उपजाऊ इसकी जो मिट्टी होती है अत्यधिक उपजाऊ होती है ठंडा होने पर। लेकिन जो नहीं निकल पाती है, जो ज्वालामुखी नहीं निकल पाती है, पृथ्वी से बाहर नहीं निकलने वाली, वही ज्वालामुखी जो होती है, जो ज्वालामुखी पृथ्वी से बाहर नहीं निकलती है, वही आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण करती है। आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण करती है। और ये जो ज्वालामुखी बाहर निकलती है, इन्हें भिन्न भिन्न आकृतियों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कैसा होता है? तो चलिए एक चित्र के माध्यम से सबसे पहले इसका देखते हैं, इसका मैपिंग के माध्यम से देखते हैं। ये हो गया जो ज्वालामुखी होता है उसका लगभग एक छोटा सा चित्र हो गया। तो जिस मुख से ये जो ज्वालामुखी निकलता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, 1 मिनट दिखाते हैं आपको। यहाँ से निकलता है सबसे, इसे क्रेटर या कोल्डर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर्स या कोल्डर्स कहते हैं, ठीक है। और ये सील होता है, जैसे वहाँ से नहीं निकल पाता तो यहाँ से भी टूट के निकल सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो गैसें निकलती हैं, यहाँ से गैस के लिए भी होता है, जिससे गैस निकल सकती है। तो इसमें CO2 गैस जो होती है सर्वाधिक पाई जाती है और CO2 जो होता है इसका उत्सर्जन नहीं होता है। और ये जो ज्वालामुखी होती है इससे कुछ कड़क पत्थर भी निकलते हैं, जिसे क्या कहते हैं? उसे बम बोल्डर भी कहा जाता है। जबकि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं उसे लैपिड या टेपरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैपिड या टेपरा। समुद्र के तटीय भाग में बनने वाली आकृति को बसिया कहते हैं। ये हो गया, यहाँ से ज्वालामुखी निकलती है। ये गुंबदाकार जो भाग होता है, यहाँ पर देखिए, यही नीचे जमा होता है। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लिख लीजिए। लिखिए सबसे पहले, जो छोटे छोटे पदार्थ निकलते हैं उससे क्या कहते हैं? छोटे पदार्थ जो ज्वालामुखी के माध्यम से जो निकलते हैं, छोटे पदार्थ जो कंकड़ पत्थर निकलते हैं उसे लैपिड या टेपरा कहते हैं। लैपिड
या टेपरा कहते हैं, लैपिड या टेपरा कहते हैं। और जो बड़े पदार्थ निकलते हैं, बड़े पदार्थ या पत्थर निकलते हैं, उसे बम बोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? बम बोल्डर कहते हैं। और समुद्र के तटीय भाग में जो बनने वाली आकृति होती है उसे बसिया कहते हैं। समुद्र के तटीय भाग पर जो आकृति बनती है, जो आकृति किसके द्वारा बनती है? ज्वालामुखी के द्वारा बनती है, आकृति बनती है, उसे बसिया कहते हैं, बसिया कहते हैं। ठीक है। और जिस मार्ग से जो होता है मैग्मा बाहर निकलता है, इसे विषय में लिख लीजिए। जिस मार्ग से मैग्मा बाहर निकलता है उससे क्या कहते हैं? मैग्मा के बाहर निकलने का जो मार्ग होता है, का मार्ग होता है, ज्वालामुखी वाले में जो मार्ग हमने बनाया है ऊपर दिखाया है, उसे कहते हैं अवनलिका। अवनलिका या पाइप कहते हैं। ठीक, पाइप कहते हैं। और इसका मुहाना जो होता है और जो मुंह होता है उसे कहते हैं, और इसी का मुहाना हमने क्या बताया, उसे क्रेटर कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। ठीक है। और क्रेटर का विशाल रूप जो होता है वो क्या कहलाता है? और जो क्रेटर का विशाल रूप होता है उसे क्या कहता है? क्रेटर का विशाल रूप जो होता है उसे कहते हैं विशाल रूप कोलडेरा, कोलडेरा कहलाता है। ठीक है। क्रेटर का विशाल रूप जो होता है वो कोलडेरा कहलाता है। अब यहाँ पर एक बार चित्र में इसे देख लीजिए, यही है क्रेटर, और ये जो होता है इसकी पाइप है। ठीक, या अवनलिका कहलाते हैं। और इसी का यदि ये रूप विशाल हो जाता है तो इसे क्या कहलाते हैं? कोलडेरा। यही बड़ा रूप कोलडेरा कहलाता है। और समुद्र के तट पे अगर ये होता है, ज्वालामुखी निकलती है, तो जो रूप बनाती है उसे क्या कहते हैं? बसिया कहते हैं। ठीक है। अब विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन। अब देख लेते हैं कि विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए कटमाई घाटी, जो कहाँ स्थित है? अलास्का में। कहाँ स्थित है? अलास्का में, यूएसए का ही एक भाग है। ये 10,000 धुआं घाटी भी कहलाती है। दूसरा है माउंट हुई, ये भी यूएसए का है, ये भी ज्वालामुखी पर्वत ही है। उसके बाद है माउंट क्रियाना, ये भी हवाई द्वीप का है, यूएसए में ही स्थित है। और उसके बाद प्रारंभ होता है क्रियालू, जो हवाई द्वीप यूएसए का है और विश्व का सक्रियतम ज्वालामुखी पर्वत ये है। उसके बाद आता है कोटापैक्सी, जो इक्वाडोर में है। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर। ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटापैक्सी, इक्वाडोर। और उसके बाद अकांकागुआ, ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में। और शांत ज्वालामुखी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। जो शांत ज्वालामुखी का जो पर्वत है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर अकांकागुआ ही है। इसके बाद देखते हैं सातवां है हैक्ला लाकी। हैक्ला लाकी ये कहाँ स्थित है? आइसलैंड में। आइसलैंड में, ऐसे इसको लिखते जाइए। हैक्ला लाकी कहाँ स्थित है? आइसलैंड में। और ज्वालामुखी का क्षेत्र ये भी है, ये भी किसका है? ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। और उसके बाद आठवां प्रारंभ होता है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ये इटली में स्थित है, इटली में। और इसे एक सबसे खास बात इसकी ये है कि ये जो होता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहलाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है।
या बिजली घर, प्रकाश स्तंभ या बिजली घर या पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। वो कौन सा है? स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली कहाँ स्थित है? इटली में। सबसे इम्पोर्टेंट है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ या पावर हाउस कौन कहलाता है? स्ट्राम्बोली। उसके बाद आ जाता है 9वां, माउंट एटना। एटना, एटना आ गया। ये भी कहाँ स्थित है? इटली में। और इसकी विशेषता क्या है? एटना जो है वो सर्वाधिक समय तक शांत रहने वाला ज्वालामुखी है। सर्वाधिक समय तक शांत रहने वाला ज्वालामुखी ये है। कौन हो गया? एटना, जो सर्वाधिक समय तक शांत रहने वाला ज्वालामुखी हो गया। उसके बाद 10वां हो गया विसुवियस। विसुवियस ये भी कहाँ स्थित है? इटली में। इसकी विशेषता क्या है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत। उसके बाद 11वां प्राप्त होता है। 11वां नंबर किलीमंजारो। किलीमंजारो ये कहाँ है? तंजानिया। तंजानिया कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का यही है। उसके बाद चालू होता है 12वां नंबर। कौन सा है? 12। ये कौन सा है? पेले। ये कहाँ है स्थित है? वेस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज में एक द्वीप मार्तनिक द्वीप। मार्तनिक द्वीप इसी पर स्थित है ये। और हवाई द्वीप वेस्ट इंडीज की अग्नि जो है, हवाई द्वीप जो होता है वो वेस्ट इंडीज की के अग्निद्वीप या ज्वालामुखी द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और उसके बाद 13वां होता है नारकोंदम। नारकोंदम ये अंडमान द्वीप, भारत। अंडमान द्वीप भारत में है। और इसकी विशेषता ये है कि ये सुषुप्त है। बहुत दिनों तक हो गया जिसमें कभी कोई उद्गार नहीं हुआ, इसलिए इसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद प्रारंभ होता है 14वां बैरन द्वीप। बैरन ये जो होता है सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये भारत में स्थित है। ये प्रश्न पूछा जाता है, भारत का जो होता है सुषुप्त ज्वालामुखी वाला कौन सा है? नारकोंडम। और भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन। ये सक्रिय है। ठीक है। और उसके बाद 15वां प्राप्त होता है पोप। ये है म्यांमार में। ठीक। उसके बाद 16वां है काकाटाओ। ये काकाटाओ कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में है। उसके बाद 17वां होता है मेयोन। ये कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। मेयोन जो होता है ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। और 18वां आप लिख लीजिए फ्यूजियामा।
फ्यूजीयामा। ये कहाँ का ज्वालामुखी है? जापान का। ठीक, ये हो गया ज्वालामुखी के, जितने भी ज्वालामुखी हो गए। भारत की दृष्टि से जो आपको याद रखना है, इन दोनों को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नारकोंदम जो होता है सुषुप्त ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार पर। और बैरन जो होता है वो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। और जो कोटापैक्सी है वो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। अकांकागुआ जो है वो शांत ज्वालामुखी में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इन सभी आधारों पर हमने ज्वालामुखी पर्वत को देखा। अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं, अगर जैसे जो कुछ ज्वालामुखी या भूकंप के जो क्षेत्र हैं उनमें पेटी का नाम है। ठीक है, पेटी, प्रशांत पेटी, मध्य सागरीय पेटी एवं मध्य अटलांटिक पेटी, 3 पेटियाँ पाई जाती है। इसमें ज्वालामुखी आते हैं और भूकंप आते हैं। इनमें कितना कितना % आता है, ये चीज़ें भी हम चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।